नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? बढ़िया। चलिए आ जाइए, हम लोग आज की अगली क्लास शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है हिंदी वरदान ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से तरीके से जन्माष्टमी को मनाया होगा और सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। आप हमसे जुड़ गए हैं हिंदी वरदान ऑनलाइन क्लासेस में, जिसमें मेरे नोट्स आपको पूरे यूपीटी, जीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको सारी क्लासेस जो भी हिंदी साहित्य के इतिहास से अदर जो भी क्लासेस मिलेंगी, सब आपके एग्ज़ाम से सारी की सारी महत्वपूर्ण है। हर पॉइंट बस महत्वपूर्ण चीज़ें आपको दी जा रही हैं, प्रोवाइड की जा रही हैं, वो भी निःशुल्क। इसमें आप लोग आइए और हमसे जुड़िए और हमारी क्लास को एक सपोर्ट दीजिए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं बिना विलंब किए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखन परंपरा हम लोग पढ़ चुके हैं। लेखन परंपरा में हमने जाना कि जो हिंदी साहित्य का लेखन परंपरा है हमारे यहाँ कैसी है और कौन कौन सी लेखन इतिहास में विधियाँ की गई हैं, वर्णानुक्रम, कैसी कैसी पद्धति जो वैज्ञानिक पद्धति थी, आलोचनात्मक पद्धति, इसके विषय में हम लोग जान चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जो स्रोत क्या क्या थे, जो हमारा लेखन परंपरा का स्रोत रखा गया है। तो स्रोत को माध्यम, जैसे इतिहासकारों ने जो कोई भी रचना हिंदी साहित्य के इतिहास की थी, तो कोई भी बिना स्रोत के, बिना जानकारी के तो होगी नहीं। तो ये जो भी स्रोत लिए गए हैं, उन स्रोतों के विषय में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो जो स्रोत हैं उनमें से प्रमुख हैं, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। एक आपका है पहला 84 वैष्णव की वार्ता को हमने लिया है, जो आपकी 1625 विक्रम संवत में, कब से? 1625 विक्रम संवत में किया गया है। इसके रचनाकार हैं गोकुलनाथ जी। इसके रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ जी हैं। इसके रचनाकार गोकुलनाथ जी हैं। इसमें 84 वैष्णव की वार्ता में आपके जिसमें भी आपके जिनके वल्लभाचार्य जी के जो 84 शिष्य थे, उनके विषय में जानकारी मिलती है। आपको बता दें, वल्लभाचार्य जो हमारे वल्लभ संप्रदाय के संप्रदाय थे, वही थे वल्लभाचार्य, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक। इनके 84 शिष्यों के विषय में जानकारी मिलती है। 252 वैष्णवन की वार्ता, इनकी जो दूसरी रचना है गोकुलनाथ की, 1625 विक्रम संवत। इसमें विट्ठल के जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, उनके क्षमा कीजिएगा, इनके पुत्र थे विट्ठल जी, उनके 252 शिष्यों के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, इनके पुत्र जिनके 252 विषयों में 252 शिष्यों के विषय में जानकारी मिलती है। इसमें जो दोनों रचनाएं हैं, इसमें आपके अष्टछाप कवियों के विषय में जानकारी मिलती है। किनके जिसमें 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता में, है ना। तो इसमें जो आपके जितने भी वल्लभाचार्य के शिष्य थे, विट्ठलनाथ के शिष्य थे, उनके विषय में जानकारी मिलती है। इन दोनों में पुष्टि मार्ग के 200 वैष्णव भक्त और कवियों के गद्य के साहित्य के, ये गद्य में प्रकाशित है। इसमें अष्टछाप के कवियों के विषय में आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, वल्लभाचार्य जी के विषय में जानकारी मिलती है। तो इसमें आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने ये जाना कि 84 वैष्णव की वार्ता, जिसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देना है कि आपको 1625 विक्रम संवत, अक्सर पूछ लेता है 1625 विक्रम
संवत, ये डेट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि 1625 विक्रम संवत और इसमें 252, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न वाले रहते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट हम लोग ये हैं अगला आपका भक्तमाल। भक्तमाल जो है आपकी रचना नाभादास जी की है। किसकी है ये? नाभादास जी की है, जो आपकी 1642 विक्रम संवत में है। कब है? 1642 विक्रम संवत में। नाभादास या इनको नारायण दास भी कहते हैं। ये नाम नारायण दास किसने दिया था? ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन का मानना है इनका नाम नारायण दास, ठीक है। इसमें 200 भक्त कवियों के परिचय मिलते हैं। इसमें 200 भक्त कवियों या रचनाकारों के पर जीवन का परिचय मिलता है। 200 316 छप्पे छंदों में दिया गया है। कितना? 316 छप्पे छंदों में इसका प्रयोग किया गया है। और एक चीज़ और है, भक्तमाल में तुलसीदास जी के विषय में जानकारी मिलती है। किसके विषय में जानकारी मिलती है? तुलसीदास जी के विषय में। तो इतनी ये महत्वपूर्ण है कि भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की रचना है। इसमें यह कब है? 1642 विक्रम संवत। आपका फिर ईस्वी में करेंगे तो 1585 ईस्वी, ठीक है। इसमें ये जो भक्तमाल है, इसमें नाभादास ने अपने जो इसमें इस ग्रंथ को सुमेरु कहा है। इस ग्रंथ का सुमेरु कहा है। तुलसीदास को विशेष आदर या सम्मान दे दिया गया है इसमें। मतलब तुलसीदास को महत्वपूर्ण कवि मानते हैं। फिर तुलसीदास की जानकारी सर्वप्रथम इसी में मिलती है। सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? इसी रचना में मिलती है। किसमें? नाभादास की रचना में, भक्तमाल में। मूल गोसाई चरित को ले लेते हैं। ये जो कौन सी रचना है? मूल गोसाई चरित, जो किसकी रचना है? ये बेनी माधव दास की रचना है। सन इसमें विक्रम संवत है आपका 1687 विक्रम संवत। 1687 विक्रम संवत। रचनाकार कौन है? बेनी माधव दास। आप देखिए, ये प्रश्न ये मैंने टॉपिक इसलिए डाला है क्योंकि मूल गोसाई चरित अक्सर पूछता है कि किसकी रचना है। समय भी पूछ सकता है, भक्तमाल के विषय में पूछ सकता है, 84 वैष्णवन की वार्ता, 200 वैष्णवन की वार्ता में। इसमें दोनों में कन्फ्यूज़न ये रहता है कि 84 वैष्णवन की वार्ता में किसकी रचना का किन रचनाकारों के विषय में दी गई है जानकारी, किसके विषय में जानकारी दी गई। 200 वैष्णवन की वार्ता में किसके विषय में जानकारी दी गई है ना। तो मूल गोसाई चरित जो है बेनी माधव दास की रचना है। इसमें भी तुलसीदास जी के विषय में जानकारी मिलती है। और ये जो थे, ये बेनी माधव दास, ये तुलसीदास जी के शिष्य थे। तो इनके ये ज़्यादा अच्छे ढंग से तुलसीदास के विषय में जानकारी दी होगी, है ना। ये जो है चौपाई, दोहा, त्राटक छंदों में वर्णन किया गया है। इसमें चमत्कारिक घटनाओं के विषय में भी बताया गया है तुलसीदास जी के। तो तुलसीदास का जीवन चरित्र में मिलता है अच्छे ढंग तरीके से, क्योंकि ये इनके शिष्य ही थे। चलिए, कालिदास हजारा। कालिदास हजारा आपकी जो रचना है 1775 विक्रम संवत में है। कब है? 1775 विक्रम संवत। कालिदास त्रिवेदी। ये कालिदास वो कालिदास नहीं है, अभिज्ञान शाकुंतलम वाले कालिदास नहीं है, ये कालिदास त्रिवेदी हैं। ये 1775 में इनकी रचना की गई है। ये जो सिंगर शिव सिंह सरोज की शिव सिंह सेंगर जो की रचना है सिंगर जी की, तो जो इनका आधार जो बनाया गया था, किसने? कालिदास हजारा की रचनाओं को आधार उन्होंने बना के अपनी रचना की थी, ठीक है। ये जो इनकी रचनाएं थी, ये आपकी इसमें की गई है। ये नागरिक प्रसारणी सभा का थोड़ा सा इसमें डाल दिया गया है। यह क्या है? आपकी 1890 से शुरू की गई है
और मिश्र बंधुओं इसी को आधार बनाकर लिखा गया है। ये सब उनसे जुड़े हुए हैं सभी रचनाकार। ठीक है, अभी लेखन परंपरा का हम शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने देखा स्रोत क्या क्या थे, जैसे किन साहित्यकारों ने किस रचनाओं को स्रोत के रूप में लिया है। तो हिंदी साहित्य लेखन परंपरा जब शुरू होती है तो सबसे पहले नाम किसका आता है? गारसाद तासी का। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में सर्वप्रथम कौन सा इतिहास माना जाता है? तो कौन सी इतिहास पुस्तक है वह? गारसाद तासी की इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी। कौन सी रचना है? इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी। अगर आप लोग पहले की थोड़ा सा इनके विषय में जानकारी होगी तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो नए हैं जुड़े हैं, जो हमारे दोस्त नए हैं, उनको इस्तवार दलाल लिटरेचर तो थोड़ा रिवाइज़ करने में, थोड़ा याद करने में दिक्कत होगी, लेकिन इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गारसाद तासी हमने पहले लिया है इनको। ये हिंदी साहित्य के पहले रचनाकार इतिहासकार हैं जिन्होंने पहली पुस्तक हिंदी में नहीं लिखी थी, फ्रेंच में लिखी थी। ये फ्रेंच विद्वान है और फ्रेंच भाषा में लिखा था, लेकिन ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इन्होंने लिखा था। ठीक है, गारसाद तासी ये एक फ्रेंच विद्वान थे। लेखन परंपरा का प्रथम प्रयास इन्होंने, मतलब इतिहास लेखन परंपरा का प्रथम प्रयास इन्होंने किया था। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी। या फ्रेंच में लिखी गई थी। ये कितने संस्करण थे? ये आपका एग्ज़ाम अभी के 2 साल पहले पीजीटी में आया हुआ, पहले का 2021 वाले पेपर में आया हुआ एग्ज़ाम में आया है कि प्रथम संस्करण या द्वितीय संस्करण पे प्रश्न था, और ये आपका बीपीएससी में भी आया हुआ प्रश्न है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, समय का ध्यान दीजिएगा। तो जो इनकी पहली रचना है, प्रथम संस्करण है इनकी 1839 से 1847 में। ठीक है, 1839 1847, ये गलत प्रिंट हो गया है। इसमें आपके 2 भाग हैं। पहला भाग कौन सा है? 1839। दूसरा भाग कौन सा है? 1847। ठीक है, द्वितीय संस्करण जो इनका है, द्वितीय संस्करण इनका है इसके भी 3 भाग हैं। तो प्रथम जो 2 भाग हैं, प्रथम और द्वितीय जो है 1870 में। ठीक है, और तृतीय जो इनका भाग है वो है 1871 में। डेट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1871। ठीक है, जी इनका द्वितीय संस्करण जो है, प्रथम और द्वितीय भाग इनका 1870 और तृतीय भाग 1871 में। द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी द्वारा। द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। फ्रेंच भाषा में पता ही है आपको, और यह वर्णानुक्रम पद्धति में है। किस पद्धति में है यह रचना? वर्णानुक्रम पद्धति में है, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि लेखन पद्धति में, जिसमें वर्णानुक्रम पद्धति जो भी पद्धति हमने पढ़ी थी, तो एक वर्णानुक्रम पद्धति हमने पढ़ा था, उसमें एक जो मैंने बताया था वर्णानुक्रम पद्धति में गारसाद तासी की रचना है। तो वर्णानुक्रम पद्धति में इनकी रचना फ्रेंच भाषा में है। यह हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। हिंदी इतिहास का आपका ये प्रथम ग्रंथ है। काल विभाजन का इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया था। क्या? काल विभाजन का इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया था। ठीक है, काल विभाजन का इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया था। कुल रचनाकार जो इनके थे 738 थे, जिसमें से 72 हिंदी के हैं। किसने? हिंदी के कितने हैं? 72 कवियों को रखा गया था। 738
कुल रचनाकारों का विश्लेषण। प्रश्न आ गया कि हिंदी गारसा तासी ने कितने रचनाकारों को सम्मिलित किया था, तो 738 रचनाकारों को किया था, यह जिसमें से हिंदी के केवल 72 कवियों को सम्मिलित किया था। हिंदी में अनुवाद जो किया गया था तो हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, वैसे तो हर पॉइंट मैंने महत्वपूर्ण ही डाला है, आपको पॉइंट मैं पढ़ा रही हूँ। ये आपका रिवीजन भी हो सकता है, ये आपके नोट्स को भी आगे बढ़ा सकता है, आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं। ये समझ लीजिए मेरा पॉइंट पूरा नोट्स है, आप इसको मेरी मदद से मैं आप एक नोट्स प्रॉपर बना सकते हैं। इसका आपके ये बहुत ही हेल्प रहेगी आपके हर एग्ज़ाम में, चाहे टीजीटी हो गया, चाहे पीजीटी हो गया, चाहे एलटी, चाहे जीआरसी, सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। आरपीएससी का भी एग्ज़ाम आ गया है, तो जो पॉइंट आप पढ़े रहेंगे तो आरपीएससी तो सबसे ज़्यादा प्रश्नों पूछता है पॉइंट व्यू से, तो पॉइंट को दे देगा, आपका तासी के विषय में ही दे देगा 4 पॉइंट, उसी में से आपको करना पड़ेगा। तो ये आप जितने भी पॉइंट पढ़ेंगे ये आपके हर एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके विषय में काम देगा। तो चलिए में जो ये प्रश्न है आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है कि हिंदी में इसका अनुवाद, क्योंकि ये फ्रेंच में था तो इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो इसका हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। इसमें कुल 358 रचनाकारों को रखा गया था, जिसमें हिंदी के 220 रचनाकार थे और समय क्या था 1952 ईस्वी। ये भी प्रश्न आ चुका है, तो हर पॉइंट व्यू है महत्वपूर्ण है। और जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी थे ये प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। कहाँ के? प्रयाग विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर थे। ठीक है, प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इतना आपका क्लियर हो गया। तो ये जो रचना है इसके विषय में हम लोग देख लिए हैं। अभी साहित्य के इतिहास के लेखन परंपरा में हम नेक्स्ट अगली क्लास में देखते हैं। आप इसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको क्लास कैसी लगी, मेरी मेहनत कैसी लग रही है आपको। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर, अपना ध्यान दीजिए अगली क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, नमस्ते।